अंडरस्टैंड कि वो असल में पूछना क्या चाह रहा है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो होती है उसका स्कोप। कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक के अंदर अगर आप स्कोप को नहीं समझेंगे तो फिर आप उसको एक और लेवल पे जाकर देखेंगे। स्कोप क्या है, जैसे मैंने 4 टॉपिक्स लिखे थे। पहले के अंदर जनरल था, वाटर क्राइसिस, पूरी दुनिया के अंदर बात हो सकती थी। दूसरे के अंदर मैंने कहा वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, दैट वाज रिलेटेड टू पाकिस्तान ओनली। तीसरे के अंदर मैंने कहा वर्ल्ड वॉर, तो उसमें वॉर इन जनरल, ये इसका स्कोप था। चौथे के अंदर मैंने कहा कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान है, तो उसमें आपका जो स्कोप था वो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पे जाके खत्म हो गया। अब जो बंदा कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक में इन 3 चीजों को मद्देनजर नहीं रखेगा, उस बंदे को एस्से के टॉपिक की समझ नहीं आएगी। जब उसको एस्से के टॉपिक की समझ नहीं आएगी तो वो फेल हो जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं इसे आगे चलूंगा। एक टॉपिक आया था एसएस सीएसएस 2017 में, आई गेस, दैट वाज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो टॉपिक आया था, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये बेसिकली था क्या? अब आम बंदे ने इसको ये समझा कि ये हमें, अक्सर लोग जो फेल हुए इस टॉपिक में, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग सबने पढ़ी होती है, जो सीएसएस पीएमएस में आता है उसने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी हुई होती है। ये हमारे सीएसएस के जनरल साइंस का सिलेबस का पार्ट भी है, एसए के लिए भी पढ़नी पड़ती है, करंट अफेयर्स के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी। तो अब ये टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग जब आया तो जिन लोगों ने ये लिखा ग्लोबल वार्मिंग के काजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन, वो लोग तो पास हो गए। लेकिन जिस बंदे ने थ्रेट्स लिखे वो फेल हो गया। वजह क्या थी? दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस टॉपिक में थ्रेट्स पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं अंग्रेजी के, जिन लोगों को लिटरल मीनिंग निकालना आता है, तो उनको पता चला द थ्रेट ऑफ बेसिकली एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवियल क्लॉज कहते हैं या फ्रेज क्लॉज है। जब आपने ये पढ़ा तो जो एडजेक्टिव होता है ये किसी भी चीज के मीनिंग में इजाफा या कमी कर सकता है। लेकिन अगर यहां पे होता थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो फिर ये लोग पास हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ थ्रेट लिखा हुआ था तो फिर इस स्टाइल पे ऐसे लिखना था। अब ये जो बुनियादी डिफरेंस था, सिर्फ एक एस के फर्क की वजह से लोग इसमें पास या फेल होना स्टार्ट हो गए। तो हमने यहाँ पे जिस चीज का ख्याल करना है वो क्या है कि एस्से के टॉपिक के लिटरल मीनिंग देखने हैं, उसके इडियोमेटिक मीनिंग देखने हैं, उसके बाद उसका स्कोप देखना है, तब जाके हमें टॉपिक समझ में आएगा। जब हम पेपर में बैठते हैं, सुबह 9 बजे इसका पेपर होता है, आमतौर पे सर्दियां होती हैं लेकिन इस दफा गर्मियों में ये पेपर आ रहे हैं, तो हाथ भी ठंडे होते हैं, तो हम उस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें। और प्रेशर भी सबसे ज्यादा ऐसे पेपर का होता है क्योंकि आपको पता है सीएसएस में तकरीबन कोई 95% लोग, और पीएमएस की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 91% लोग इंग्लिश एस्से में फेल हुए हैं। अब ऐसी कोई बला नहीं है इंग्लिश एस्से जिसे हम कहें कि ये पास नहीं होता। 2 तरीके हैं। एक ये है कि जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है इंग्लिश एस्से को समझने का। इंग्लिश एस्से जो है ना, दैट इज एन आर्ट। आप लोग कभी गाड़ी ठीक करवाने गए हो, बाइक ठीक करवाने गए हो, तो जैसे ही हम शॉप पे रुकते हैं तो फौरी तौर पे जो पहला वो क्वेश्चन करता है ना, वहां पे एक छोटा सा लड़का आएगा, 9-10 साल का, 12 साल 14 साल का लड़का आएगा, वो आके पूछेगा हाँ जी की मसला है। आप बताते हैं कि ये मसला है इसके अंदर, तो वो फौरी तौर पे जाता है, जाके एक चाबी रेंच कोई चीज उठाता है और उठा के उसको क्या करता है, चल रहा है वो, ठीक है, वो चाबी रेंच कोई चीज उठाता है और उससे वो बाइक, गाड़ी, जो भी चीज आपका, जहां पे आप गए हैं जिस बंदे के पास, वो उसको ठीक कर देता। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा है जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, या जिसने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, या जिसने कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, उसके पास आप बाइक ले गए, उसने 4 साल डिग्री के लगाए हैं, बट स्टिल ही इज अनेबल टू लोकेट कि यहाँ पे मसला क्या है। ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जिस बंदे को आर्ट आ गया ना ऐसे राइटिंग का, उसकी डिग्री चाहे लॉ में हो, चाहे सोशल साइंसेज में हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज में हो, चाहे किसी और साइंस में हो, वो बंदा ऐसे लिख सकता। आई रिमेंबर कि मेरी क्लास के एफएससी में जो मेरा एक दोस्त क्लास फेलो था, वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसने एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडल लिया।
मैंने डीवीएम किया, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, और मैंने एफएससी के बाद अंग्रेजी नहीं पढ़ी। हम दोनों इकट्ठे पीएमएस में अपीयर हुए, पीएमएस 2015 में। उसका एसए फेल था, मेरा एसए पास था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैं इस आर्ट को अंडरस्टैंड कर गया, और वो बंदा इंग्लिश के अंदर मास्टर्स होने के बावजूद भी उस आर्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। सो अगर आपने इंग्लिश ऐसे लिखना है तो उसके आर्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे वो एक आम आदमी रोड के किनारे पे खड़ा हुआ मिस्त्री किसी भी चीज का, जैसे वो अपने काम को जानता है, तो वैसे सिविल इंजीनियर को हम ये खड़ा कर देंगे कि ये घर बनाओ, तो वो नहीं बना सकता जब तक कि वो प्रैक्टिस नहीं कर लेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मिस्त्री मजदूर आते हैं, वो दीवारें खड़ी कर देते हैं और कोई टाइम नहीं लगता। सो आर्ट जो है, जिस बंदे को आता है ना, वो इंग्लिश ऐसे लिख सकता। जिस बंदे को आर्ट नहीं आता वो इंग्लिश ऐसे नहीं लिख सकता। सो ये बात याद रख लें कि इंग्लिश ऐसे लिखना एक आर्ट है। तो मैंने आपको बताया कि आर्ट क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करें? टॉपिक सिलेक्ट करें। टॉपिक सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपको पता होगा कि हाँ मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ मैं इस पे पेजेस लिख लूंगा। जब आप टॉपिक सिलेक्शन कर लेंगे तो अगला काम क्या होगा? उसके बाद आप देखोगे कि मैं ये जो ऐसे लिखने जा रहा हूं, इस ऐसे को लिखते हुए मैं कौन सी अप्रोच अपनाऊंगा। इंग्लिश ऐसे लिखने की 5-6 अप्रोचेज हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 अप्रोचेज पढ़नी है। हमने सिर्फ 2 अप्रोचेज पढ़नी है जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इससे ज्यादा भी जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक बात आपको बतानी है कि बाज लोग होते हैं एक आर्ट को जस्ट लर्न करते हैं, और बाज लोग होते हैं उस आर्ट की जो वोकैबुलरी होती है उसे लर्न करते हैं। मसलन इंग्लिश ऐसे के बारे में अगर आपको कहूँ ये कौन सा ऐसे का स्टाइल है, तो हमें 2 स्टाइल ही काफी हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, और दूसरी होती है आर्गुमेंटेटिव स्टाइल। हमने ये 2 चीजें सीखनी है। जिस बंदे को ये 2 चीजें आ गई, उसका इंग्लिश ऐसे सीएसएस और पीएमएस का फेल नहीं होगा। एक कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, दूसरा है आर्गुमेंटेटिव स्टाइल। मैं यहां पे आपसे ये कहूं कि आप किस स्कोप पे जा कैसे लिख रहे हो, आप किस मेटाफोर के मुताबिक ऐसे लिख रहे हो, आप क्या ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तरह तरह के टर्म्स बोलूं तो उन टर्म्स का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आनी। मेरे से आपने आर्ट सीखना है ऐसे लिखने का, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगली 4-5 क्लासेस में हम आर्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग पे बात कर रहे होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, ये आमतौर पे काजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन पे बेस कर रहा होता है। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, जैसे जनरल टर्म्स होती हैं, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सारे के सारे किस पे फॉल कर रहे होते हैं? काजेस पे, इफेक्ट्स पे और सॉल्यूशन पे। ऑन द अदर हैंड जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, इसके अंदर आप आर्गुमेंट, उसका प्रूफ, और फिर काउंटर आर्गुमेंट, और उसके रिबटल पे बात कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है ये सबसे आसान होता है। पेपर में अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ नहीं जाना। पेपर में 8-10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें लाजमी तौर पे 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल के होते हैं। जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, इसके अंदर आर्गुमेंट प्रूफ होता है। और भी एक टाइप आती है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ, वो होती है इडियमेटिक, या जिसे प्रोवर्बियल ऐसे कहते हैं हम, जैसे इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमोनेड। ये जो प्रोवर्बियल ऐसे होता है, मैं आमतौर पे कहता हूँ कि इसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसके एक से ज्यादा मीनिंग बन रहे होते हैं। तो बाज का ऐसा होता है कि हम लोग पेपर प्रेशर की वजह से साइकोलॉजिकल, चूंकि मैंने आपको बताया एग्जाम है नफ्सियात का, तो साइकोलॉजिकली हम मुनासिब मुकाम पे ना होने की वजह से प्रोवर्बियल ऐसे को समझ नहीं पाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। अलबत्ता मैं आपको क्लास में आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है बाज़ का ऐसा होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है उसका टॉपिक ऐसा होता है जिसको हम चूज नहीं कर सकते। मसलन आमतौर पर मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने चंद इश्यूज है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे ऐसे लिखें, लेकिन आपने रिलीजन से मुतल्लिका कोई टॉपिक आ जाए तो उस पर ऐसे नहीं लिखना।
रिलीजन से मुतल्लिका कोई ऐसे आ जाए तो हमने उस पर ऐसे नहीं लिखना। हम कोई मौलवी बनने के लिए नहीं गए, हम